वेलकम टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स यानी कि अलामात क्या क्या होती हैं, सिफिलिस के होने की वजूहात और इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या होता है और इस सब के अलावा हम ये भी देखेंगे कि सिफिलिस की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें आप सिफिलिस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सिफिलिस के होने के और सिफिलिस से बचने के सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। इस बीमारी को साइलेंट डिजीज़ बोला जाता है क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो साइलेंट रह जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये लास्ट स्टेज तक आके हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देती है। लेकिन इस बीमारी के कोई ऐसे ख़ास सिम्टम्स नहीं होते कि जिससे हमें शुरू में ही ये पता चल सके कि ये सिफिलिस की बीमारी है। सिफिलिस एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्रॉनिक यानी कि लंबे टाइम से चली हुई बीमारी। इस बीमारी में ऐसा नहीं होता कि आज बीमारी शुरू हुई है और ख़तरनाक हो गई, नहीं, बल्कि ये एक लंबे अरसे से चलने वाली बीमारी होती है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन। इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं STI। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो ये क्या होता है कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। तो इनमें से एक सिफिलिस भी है और ये जो सिफिलिस होता है इसके बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रेपोनिमा पैलेडियम। अब ये बैक्टीरिया एक जख्म यानी सोर के जरिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। ये सोर या जख्म एक छाले की तरह होता है जो कि रेक्टम एरिया, वेजाइनल एरिया या फिर माउथ एरिया में हो जाता है। इस छाले में दर्द नहीं होता, यानी कि ये जो छाला होता है या जख्म होता है वो पेनलेस होता है। इस जख्म यानी कि जो छाला नुमा होता है ये कई हफ्तों तक रहेगा इंसान की बॉडी पे। तो यही छाला अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए या फिर स्किन टू स्किन टच के जरिए किसी दूसरे इंसान के टच में आ जाए तो ये इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है। अच्छा, अब ये जो सिफिलिस की बीमारी होती है ये स्टेजेस में आगे बढ़ती है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इस बीमारी का अगर इलाज ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जैसा कि ऑर्गन का डैमेज होना। इसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसमें ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज हो गया, किडनी का डैमेज होना हो गया या फिर हार्ट का या फिर ब्लड वेसल्स वगैरह का डैमेज होना। तो यानी कि अगर इस बीमारी का जल्दी इलाज ना किया जाए तो इससे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है और इसके होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, यानी कि हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली और जो मेजर वजह होती है वो होती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर किसी को सिफिलिस है और इसके जख्म चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से पे हों तो दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आ जाएं तो इससे ये इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दूसरी वजह होती है जख्म के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना। मान लीजिए कि अगर किसी के हाथों में छाले हो या जख्म हो या फिर मुंह वाले एरिया में या फिर वेजाइनल या एनल एरिया में हो तो इस जख्म के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ये इन्फेक्शन उससे फैल सकता है। तीसरी वजह होती है माँ से बच्चे को सिफिलिस हो जाना, यानी कि अगर माँ को सिफिलिस है तो इससे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बच्चे की डिलीवरी के दौरान बच्चे को सिफिलिस हो सकता है और इसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। फोर्थ वजह जो होती है वो ये है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यानी कि जिस इंसान के मल्टीपल पार्टनर्स होंगे ऐसे लोगों में सिफिलिस के होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि अलामात को और इसके साथ साथ हम सिफिलिस के स्टेजेस को भी जानेंगे। अब पहली जो स्टेज होती है यानी कि इसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है कि इसमें बॉडी के जो इन्फेक्शन साइट्स होते हैं जैसे कि वेजाइनल एरिया हो गया, एनल एरिया हो गया या फिर माउथ एरिया हो गया, उसमें जख्म बनता है जो कि पेनलेस होता है, यानी कि इस जख्म में जख्म या जो छाला नुमा होता है उसमें दर्द नहीं होता और इसको ठीक होने में तकरीबन कई हफ्ते लग जाते हैं। अब जो दूसरी स्टेज होती है उसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में होता यह है कि स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस से बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पूरी बॉडी पे लाल धब्बे या रैश बनना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा बुखार हो जाएगा, यानी कि फीवर होगा और लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाएंगे और इसके साथ साथ गला जो है वो खराब हो जाएगा। अब हम अगर तीसरी स्टेज की बात करें तो इसको हम लेटेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में यह होता है कि जो पहली और दूसरी स्टेज के सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं,
यानी कि रैशेज़ भी कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और बुखार वगैरह भी ख़त्म हो जाता है पेशेंट को। अब ये जो सिफिलिस की तीसरी स्टेज पे होती है, उसमें ये होता है कि कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते, यानी कि पहली और दूसरी स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में रहता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में रहेगा, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे ये होता है कि मरीज़ को लगेगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन इस वक्त वो तीसरी स्टेज में होगा। अब जो चौथी स्टेज है इसको टर्शरी स्टेज बोला जाता है। ये स्टेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि सीवियर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, यानी कि अंदर ही अंदर वो बैक्टीरिया जो है ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जैसा कि ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगा, दिल को डैमेज करना शुरू कर देगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, या फिर नर्व्स वगैरह को डैमेज करना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सब जो है वो लास्ट स्टेज में हो सकता है। अगर हमने इसको टाइम रहते ही ट्रीट नहीं किया या फिर डायग्नोज नहीं किया, यानी कि पहचाना नहीं, तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीवियर किस्म के हो सकते हैं। इसके बाद है डायग्नोज, यानी कि इसकी तशखीस करना, यानी कि हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे, डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका होता है एक ब्लड टेस्ट, जिसको हम VDRL टेस्ट बोलते हैं। VDRL टेस्ट में होता यह है कि सिफिलिस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये होता है कि जो सिफिलिस के बैक्टीरिया की वजह से जो एक छाला या जख्म बनता है उसमें से कुछ पोर्शन लेकर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि इसमें सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है या नहीं है। और तीसरा टेस्ट हमारे पास होता है CSF टेस्ट, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट। इसमें ऐसा होता है कि सिफिलिस जो है वो न्यूरोसिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये सिफिलिस हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और इस कंडीशन में स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसमें जो बैक्टीरिया है सिफिलिस का वो प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिफिलिस के ट्रीटमेंट को। सिफिलिस का जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हमें इस बीमारी का शुरू में ही पता चल जाए तो इसका इलाज करने से ये जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इस बीमारी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और इसका एक इंजेक्शन होता है और इसकी डोज जो है वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो किस स्टेज में है, तो उस हिसाब से इसको पेनिसिलिन की डोज दी जाती है। और इसके जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं वो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाएगा या फिर एजिथ्रोमाइसिन दिया जाएगा। इस सब के अलावा आप जिस भी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो उनको रेगुलर फॉलोअप यानी कि रेगुलर चेकअप जो है वो ज़रूर करवाते रहना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस की कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला है कॉन्डम यूज़ करना, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचने के लिए कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। और दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उनकी स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, यानी कि टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जैसा कि HIV हो गया, VDRL वगैरह हो गया, तो इनके कुछ टाइम बाद जो हैं वो टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है तो इससे अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं उनमें सिफिलिस का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि बच्चे को इस बीमारी के होने से बचाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।